हम देखेंगे कि ये कहानी हमारे गिरते रुपए से लेकर हमारी ग्रीन एनर्जी योजनाओं और यहाँ तक कि हमारी विदेश नीति और समाज की बहसों में कैसे दिखाई देती है। तो चलिए इसी फासले को समझने की शुरुआत करते हैं एक ऐसी पहेली से जो इस वक्त कई लोगों के दिमाग में है। रुपए की कीमत। हाँ। सारे आंकड़े तो शानदार हैं। विकास दर 7.4% है, महंगाई काबू में है। फिर भी रुपया अप्रैल 2025 से अब तक लगभग 6% क्यों गिर गया है, ये तो समझ से बाहर है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात जो इन स्रोतों से सामने आती है वो ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था के अच्छे नंबरों के बावजूद हाँ, रुपये के गिरने का कारण आर्थिक है ही नहीं, असली खेल तो भू राजनीति का है। अच्छा। हाँ, वजह है कैपिटल आउटफ्लो, यानी पैसा देश से बाहर जा रहा है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच करीब $3,900 मिलियन देश से बाहर निकले हैं। जबकि पिछले साल इसी दौरान $10,615 मिलियन देश में आए थे। इतना बड़ा उलटफेर, लेकिन क्यों? पैसा बाहर क्यों जा रहा है जब हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत दिख रही है? स्रोत इसका सीधा कनेक्शन जोड़ते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक फैसले से। ओके। भारतीय निर्यातों पर 50% का भारी भरकम आयात शुल्क लगाना। 50%? जी, इस एक कदम ने निवेशकों का भरोसा हिला दिया है। इसलिए लेख का तर्क है कि रिजर्व बैंक चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इसका असली समाधान डॉलर बेचकर नहीं बल्कि वॉशिंगटन के साथ कूटनीतिक बातचीत की मेज पर ही निकलेगा। मतलब एक तरफ भारी दुनिया का दबाव है जो हमारी अर्थव्यवस्था को खींच रहा है, और दूसरी तरफ देश के अंदर हमारी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं जो हमें आगे धकेलना चाहती हैं। बिल्कुल। जैसे कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का विशाल लक्ष्य। इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजनाओं को एक बड़े इंजन की तरह पेश किया गया है। हाँ, और यहीं पर कागज बनाम जमीन की कहानी और गहरी हो जाती है, खासकर ग्रीन टेक्नोलॉजी में। सोलर पैनल बनाने की प्रक्रिया को ही ले लीजिए। इसमें 2 हिस्से होते हैं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। ओके। डाउनस्ट्रीम यानी बाहर से लाए गए हिस्सों को जोड़कर फाइनल पैनल बनाना। उसमें हम अच्छा कर रहे हैं। 2025 के मध्य तक लक्ष्य का 56% हासिल कर लिया गया। तो इसका मतलब हम सोलर पैनल बनाने की आखिरी कड़ी में तो अच्छे हैं, लेकिन जहां से असली टेक्नोलॉजी और वैल्यू आती है, मतलब रॉ मटेरियल बनाने में, हम अभी भी दूसरों पर निर्भर हैं। सही। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि हम बेहतरीन केक तो सजा रहे हैं, लेकिन आटा और चीनी बाहर से ही मंगा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अपस्ट्रीम यानी पॉलीसिलिकॉन और वेफर जैसी बुनियादी चीजें बनाना, जो सबसे ज्यादा तकनीक गहन काम है, उसमें हम बहुत पीछे हैं। कितना पीछे? पॉलीसिलिकॉन में हम लक्ष्य का सिर्फ 14% और वेफर में सिर्फ 10% ही हासिल कर पाए हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि हम अब भी कच्चे माल और टेक्नोलॉजी के लिए आयात पर बुरी तरह निर्भर हैं। अरे, तो ये पैटर्न सिर्फ सोलर तक ही सीमित नहीं है, बैटरी के मामले में भी यही हो रहा है? हाँ। ये तो और भी ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति इसी पर टिकी है। दुर्भाग्य से हाँ, कहानी वही है। हमारा टारगेट था 50 गीगावाट घंटे की बैटरी सेल कैपेसिटी देश में ही बनाने का। और हम कहाँ हैं? 2025 के आखिर तक हम इसका सिर्फ 2.8% यानी 1.4 गीगावाट घंटे ही चालू कर पाए हैं। सिर्फ 2.8%? जी, और इसके पीछे की वजह हमारी महत्वाकांक्षा बनाम हकीकत की कहानी को और भी साफ करती हैं। क्या वजह है? कई हैं। एक तो सरकार की शर्तें बहुत सख्त हैं, जैसे 5 साल में 60% पुर्जे देश में ही बनाने होंगे। दूसरा, गीगा फैक्ट्री बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें जबरदस्त तकनीकी बाधाएं हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली वजह जो स्रोत में बताई गई है, वो हैरान करने वाली है। वो क्या है? इन फैक्ट्रीज को लगाने के लिए जो चीनी तकनीकी विशेषज्ञ आ रहे हैं, उन्हें वीजा ही नहीं दिया जा रहा है। अरे, ये तो बड़ी अजीब बात है। एक तरफ हम मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, और दूसरी तरफ जो एक्सपर्ट्स इसे हकीकत बना सकते हैं, हम उन्हें वीजा नहीं दे रहे। क्या लेख में इस विरोधाभास पर कोई और रोशनी डाली गई है? लेख का सार यही है कि सिर्फ पैसा फेंक देने से या योजनाएं बना देने से हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग खड़ी नहीं हो जाती। सही। आपको इंसानी विशेषज्ञता और टेक्नोलॉजी के फ्लो को प्राथमिकता देनी होगी। हमारी नीतियां शायद इस अहम पहलू को नजरअंदाज कर रही हैं। तो बैटरी बनाने में हम तकनीक और वीजा जैसी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। ये तो हुई बैटरी की बात, लेकिन जिन गाड़ियों में ये बैटरी लगनी है, उनका क्या? खासकर वो छोटी कमर्शियल गाड़ियां जो हमारे ई-कॉमर्स की दुनिया चलाती हैं, ज़ोमैटो से लेकर अमेज़न तक की डिलीवरी करती हैं।
ये एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दा है। इन लाइट कमर्शियल व्हीकल्स यानी एलसीवीज पर आज तक ईंधन दक्षता के कोई नियम ही लागू नहीं होते थे। अच्छा। हाँ, ये एक ऐसा एरिया था जिसपे अब तक किसी नियम कानून की नजर ही नहीं पड़ी थी। अब जाकर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई ने 2027 से 2032 के लिए कुछ नियम प्रस्तावित किए हैं। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या ये नियम काफी हैं? यहीं पर एक चिकन एंड एग वाली समस्या है। आज एक डीजल एलसीवी 10 लाख से कम में आ जाती है, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक वर्जन बहुत महंगा है। सही बात है। तो कंपनियां इलेक्ट्रिक क्यों बनाएंगी? अब यहीं पर एक रिसर्च का जिक्र है जो बताती है कि 116.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति किलोमीटर एक जादुई नंबर जैसा है। जादुई नंबर? इसका क्या मतलब? इसे एक टिपिंग पॉइंट समझिए। अगर सरकार नियम इससे थोड़ा भी सख्त बना दे तो कंपनियों के लिए नया इलेक्ट्रिक ट्रक बनाना पुराने डीजल इंजन को सुधारने से ज्यादा सस्ता पड़ने लगता है। अच्छा। और सरकार ने जो नया मानक प्रस्तावित किया है वो है 115 ग्राम CO2 किलोमीटर। मतलब इस जादुई नंबर के बिल्कुल करीब। बिल्कुल करीब। तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे तो बदलाव आना चाहिए। कागज पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन इसे अपर्याप्त कहना शायद जल्दबाजी होगी। लेख का एक नजरिया ये है कि ये नाकाफी है। क्यों? क्योंकि प्रस्ताव में हाइब्रिड और कुछ पारंपरिक इंजनों के लिए सुपर क्रेडिट जैसी कई छूट भी दी गई हैं। ओह। डर ये है कि कंपनियां इन छूट का फायदा उठाकर पूरी तरह इलेक्ट्रिक होने के बजाय छोटे-मोटे सुधार करके ही काम चला लेंगी। मतलब ये वही कहानी दोहराने का खतरा है जो पैसेंजर कारों के साथ हुई। बिल्कुल। वहां 8 साल के नियम लागू होने के बाद भी आज सिर्फ 3% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं। सिर्फ 3%? क्या हम एलसीवीज के मामले में भी वही गलती कर रहे हैं? क्या ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य और जमीनी हकीकत के बीच एक और उदाहरण है जहां नियम इतने सख्त नहीं कि वो असल बदलाव ला सकें? आर्थिक नीतियों से लेकर वैश्विक संबंधों तक हमने बार बार अमेरिका का जिक्र सुना, चाहे वो रुपए पर असर हो या चीनी एक्सपर्ट्स के वीजा का मामला। अब एक ऐसे लेख पर आते हैं जो अमेरिकी विदेश नीति पर बहुत तीखी और सीधी राय रखता है, और ये वेनेजुएला के बारे में है। यह स्रोत वेनेजुएला में जो हो रहा है उसे खुला साम्राज्यवाद कहता है। खुला साम्राज्यवाद? जी। लेखक का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करने के लिए एक संप्रभु देश पर नौसैनिक नाकाबंदी लगा दी और उसके राष्ट्राध्यक्ष के अपहरण का आदेश तक दे दिया। ये बहुत मजबूत शब्द हैं। लेख में इसे नव उपनिवेशवाद भी कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप सीधे सीधे देश पर कब्जा नहीं करते जैसे पुराने जमाने में होता था। अच्छा। अब बस उस देश की मौजूदा सहकारी मशीनरी पे ही कब्जा कर लेते हैं ताकि आपको देश चलाने की लागत भी न उठानी पड़े। ये एक तरह से रिमोट कंट्रोल से देश चलाने जैसा है। लेख वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज की मुश्किलों का भी जिक्र करता है, जिन्हें एक तरफ अमेरिका की मांगों और दूसरी तरफ अपने कट्टर चाविस्टा समर्थकों के बीच संतुलन साधना पड़ रहा है। तो ये एक देश की कहानी है, लेकिन क्या ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है? बिल्कुल। और ये तस्वीर सिर्फ विदेश नीति तक सीमित नहीं है। मतलब? संपादकीय पत्रों में से एक हमें अमेरिका के अंदर झांकने का मौका देता है। इसमें मिनियापोलिस में एलेक्स प्रेटी और रेनी गुड की हत्याओं का जिक्र करते हुए ट्रंप प्रशासन के तहत काम कर रही आईसी और बॉर्डर पेट्रोल जैसी संघीय आप्रवासन एजेंसियों के तौर तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। मतलब जो शक्ति प्रदर्शन बाहर हो रहा है वैसा ही कुछ देश के अंदर भी हो रहा है? स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहा है। 2025 में हिरासत में हुई मौतों और गिरफ्तारियों में जो तेज बढ़ोतरी हुई है उसे संघीय अति पहुंच कहा गया है। संघीय अति पहुंच? हाँ, इसका सीधा मतलब है कि फेडरल एजेंसियां अपनी हदें पार कर रही थीं। तो एक ही धागा है जो वेनेजुएला के तटों से लेकर मिनियापोलिस की सड़कों तक जाता दिखाई देता है, शक्ति का अनियंत्रित इस्तेमाल। अब दुनिया की राजनीति से हटकर देश के अंदर की कुछ बहसों पर नजर डालें तो एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है। चाहे वो पद्म पुरस्कार हों या यूजीसी के नियम, संपादकीय पत्रों से लगता है कि लोगों में एक बुनियादी सवाल उठ रहा है, हमारी संस्थाओं में निष्पक्षता और राजनीति के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो गई है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है। एक पत्र पद्म पुरस्कारों और भारत रत्न पर इसी सवाल को उठाता है। अच्छा। पत्र में कहा गया है कि ऐसा लगता है मानो इन पुरस्कारों का चुनावी चक्र से कोई गहरा नाता बन गया है। उदाहरण के लिए 2024 में मोदी सरकार द्वारा एक साथ 5 भारत रत्न देने का जिक्र है, जिसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। तो इसका समाधान क्या सुझाया गया है?
पत्र में एक बहुत ठोस सुझाव है। इन पुरस्कारों के लिए एक स्वतंत्र और स्थायी आयोग बनाया जाना चाहिए। एक स्वतंत्र आयोग? जी, एक ऐसा आयोग जो राजनीतिक मौसम से प्रभावित न हो और केवल योग्यता के आधार पर अपनी सिफारिशें दे। मकसद ये है कि देश के सर्वोच्च सम्मान की गरिमा बनी रहे और वो राजनीतिक बहस का मुद्दा ना बने। और पुरस्कारों से लेकर शिक्षा तक यही निष्पक्षता का सवाल यूजीसी के नए इक्विटी नियमों को लेकर भी उठ रहा है, जिस पर काफी हंगामा हो रहा है। हाँ, और इस पर एक पत्र इस हंगामे की तुलना सीधे 1990 के दशक के आरक्षण विरोधी आंदोलन से करता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ओह। पत्र लेखक का तर्क है कि ये हंगामा को छात्र संगठनों और सामाजिक रूप से ताकतवर अभिजात वर्ग द्वारा खड़ा किया जा रहा है। तो लेखक की सर ऐसे क्या अपील है? अपील बहुत स्पष्ट है। सरकार को इस दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। उसे हाशिए पर खड़े समुदायों के साथ मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। पत्र में ये भी कहा गया है कि झूठी शिकायतों का डर दिखाकर इन नियमों का विरोध करना जायज नहीं है, क्योंकि हर कानून के दुरुपयोग की आशंका तो होती ही है। सही बात है। ये सारी बहसें, चाहे पुरस्कारों की हों या शिक्षा के नियमों की, हमें गणतंत्र दिवस पर लिखे एक पत्र की याद दिलाती हैं। बिल्कुल, वो पत्र एक तरह से हमारी पूरी चर्चा का सार है। कैसे? उसमें कहा गया था कि हमें अपनी उपलब्धियों का जश्न जरूर मनाना चाहिए, लेकिन इस जश्न के शोर में हमें देश के सामने खड़ी गंभीर चुनौतियों को नहीं भूलना चाहिए। सही। चाहे वो मणिपुर जैसी आंतरिक चुनौतियां हों या सीमा पर खड़ी बाहरी चुनौतियां, जश्न और आत्मनिरीक्षण साथ साथ चलने चाहिए। तो आज हमने इन स्रोतों की गहराई में उतरकर क्या समझा? एक तरफ गिरता रुपया, औद्योगिक लक्ष्यों की जमीनी चुनौतियां, दूसरी तरफ वैश्विक राजनीति में शक्ति का खेल, जो देश की सीमाओं के अंदर और बाहर दोनों जगह खेला